मोदी जी का एजेंट हूँ, आरएसएस का एजेंट हूँ। आप संघी हो गए। दुनिया की नजरों में, लेफ्टिस्ट की नजरों में, कांग्रेस की नजरों में और मैं बहुत पहले ही संघी हो गया था कि जो हिंदू महासभा वही आरएसएस, वही राम राज्य परिषद, वही अकाली दल, वही कश्मीर में जो मूवमेंट हो रहा है, दे आर ऑल द सेम। उसको पिकअप करके अगर आप बोलेंगे कि एंटी मुस्लिम है, देन इट्स अनदर मैटर। इट्स अ मैटर ऑफ ट्विस्टिंग द नैरेटिव, हाउ यू क्रिएट द नैरेटिव। क्या आरएसएस एज अ कोर आइडियोलॉजी अगर हिंदू कंसोलिडेशन की बात करती है तो इन अ वे एंटी मुस्लिम नहीं है। गोवलकर जी को आज भी कई बार ये माना जाता है कि ही इज गिवन मोर क्रेडिट देन एट टाइम्स हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार टू क्रिएट द ऑर्गेनाइजेशन, संघ को बनाना, उसको एक स्ट्रक्चर देना, इवन दैट वाज नॉट इजी। पंडित नेहरू सेड इन वन ऑफ हिज स्पीचेस कि इंडिया वाज नेवर पार्टीशन्ड। इंडिया का सिर्फ कुछ एरियाज सिसीड करके निकल गए हैं बस ईस्ट पाकिस्तान से। जो लाखों लोग भाग के आ रहे हैं, जान छुड़ा के आ रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं किसी भी तरह, दे आर लिविंग लाइक एनिमल्स। सीपीआईएम जो है, एक सेंचुरी उनको होने वाला है, फिर भी उनको उतना ज्यादा डीमोनाइज नहीं किया जाता जितना कि आरएसएस को कंटिन्यूअसली करा जा रहा है। अभी भी हाल फिलहाल में कई जो है पॉलिटिशियंस ने डिमांड किया कि आरएसएस बैन कर देना चाहिए। एंटी आरएसएस इमेज कैसे बना रहा, और दूसरा है आरएसएस इज एज मच एंटी मुस्लिम एज कांग्रेस इज एंटी मुस्लिम एज सीपीएम इज एंटी मुस्लिम। आरोप बढ़ते जा रहे हैं आरएसएस पे। आप इस पूरी सिचुएशन में आज में भागवत के अंडर के आरएसएस को कैसे देखते हैं? बात करो हमेशा लिबरलिज्म की, बात करो हमेशा डेमोक्रेसी की। 1945 से लेकर जितने भी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, क्या कांग्रेस का कोई रोल नहीं था उसमें? क्या आई बिलोंग टू अ रिलीजन व्हिच कैन प्राउडली से एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। आरएसएस वाज नॉट फॉर्म्ड टू बी एंटी मुस्लिम। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, अराइज अवेक एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज। नमस्कार। आरएसएस अपने 100 साल पूरे कर चुका है और फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन भारत में सबसे ज़्यादा डिबेटेड, एडमायर्ड और मिसअंडरस्टूड इंस्टीट्यूशंस में से एक है। आज हमारे साथ है हिस्टोरियन और ऑथर चंद्रचूड़ घोष, जिनकी किताब मेनी शेड्स ऑफ सैफरन 100 इयर्स ऑफ आरएसएस की कहानी को स्टीरियोटाइप्स से परे ले जाकर समझने की कोशिश करती है। इस किताब में वो बताते हैं कैसे हेडगेवार का क्वाइट, डिसिप्लिन ड्रिवन आरएसएस धीरे धीरे एक मैसिव सोशियो कल्चरल मूवमेंट बनकर पॉलिटिक्स, एजुकेशन, सोसाइटी और नेशनल आइडेंटिटी को शेप करने लगा। इस कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे आरएसएस के इंटरनल शिफ्ट्स, आइडियोलॉजिकल चेंजेस, कंट्रोवर्सीज और भारत के प्रेजेंट और फ्यूचर पर इसके इन्फ्लुएंस के बारे में। तो चलिए आरएसएस को डिकोड करते हैं चंद्रचूड़ घोष के साथ। नमस्कार चंद्रचूड़ जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है द इंडिक पेन पॉडकास्ट पर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। आप संघी हो गए। दुनिया की नजरों में, लेफ्टिस्ट की नजरों में, कांग्रेस की नजरों में तो हाँ, और मैं बहुत पहले ही संघी हो गया था। अच्छा। जब कॉनंड्रम लिखा था उसी टाइम से मैं संघी हो गया था। अच्छा। क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें ऐसा था, एलिमेंट्स कंपोनेंट्स ऐसा था जिसे लोगों को, कुछ लोगों को नहीं बोलूँगा, लोगों ने तो बहुत सराहा किताब को, बट कुछ हार्डकोर लेफ्टिस्ट ने, खास करके जो पार्टी में है, सीपीएम में है, सीपीआई में है, उन लोगों को लगा मैं संघी हूँ, मोदी जी का एजेंट हूँ, आरएसएस का एजेंट हूँ। तो वो तो अपने जो न्यूज़पेपर है गणशक्ति, उसमें नाम करके मेरा नाम लिख के बोल दिया था कि मोदी जी का एजेंट है, भक्त है, ये है, वो है। तो ब्रांडिंग, लेबलिंग तो बहुत पहले हो चुका है। आई मीन नॉट दैट आई केयर, क्योंकि सोशल मीडिया का मज़ा यही है, जब मैं कुछ पोस्ट करता हूँ, अगर राइट विंग को लगता है कि वो एंटी राइट विंग है तो दे कॉल मी तृणमूल एंड कम्युनिस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, और जब कुछ राइट विंग, लेफ्ट विंग को अच्छा नहीं लगता है, दे स्ट्रेट अवे ब्रांड मी एज संघी। सो I belong to all camps, and I myself don't know which camp I belong to, and that suits me fine. बट संघी होना क्या बुरा है? बिल्कुल नहीं है। संघी होना बुरा नहीं है, जैसे कम्युनिस्ट होना बुरा नहीं है। कोई भी आइडियोलॉजी अगर आपको ठीक लगता है और अगर आप सच्चाई से उसको फॉलो करें, लोगों के लिए काम करें, आई मीन एज लॉन्ग एज इट इज फॉर पीपल्स वेलफेयर एंड बेनिफिट फॉर द कंट्री, देयर इज नो हार्म इन एनी आइडियोलॉजी। हाँ, इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिबेट, डिस्कशन, डिसएग्रीमेंट सब कुछ हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई एक ऐसा आइडियोलॉजी नहीं है जो 100% परफेक्ट है। ये तभी इवोल्यूशन होता है आइडियाज का, आइडियोलॉजीज का।
पुराने आइडियोलॉजीज निकल जाते हैं, उसके जगह नए थॉट्स आते हैं। तो ऐसे ही इवोल्यूशन होते हैं आइडियाज़ के जगत में, और ऐसे ही होना चाहिए। तो कोई भी कैंप में इंटेलेक्चुअली बिलोंग करना बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बट द ओवरऑल आइडिया, द बिगर पिक्चर मस्ट बी द सर्विस ऑफ द नेशन, द सर्विस ऑफ द पीपल। Right. But this is an interesting year because it's not just the 100 years of RSS, but also that of the Communist Party. यस। और ये दोनों को बिल्कुल ही ऑपोजिंग आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम्स में देखा जाता है, जैसा कि आपने खुद बोला। जी। मुझे ये समझाइए कि आरएसएस को, जबकि सीपीआईएम जो है ओवर द सेवरल डेकेड्स, एक सेंचुरी उनको होने वाला है, फिर भी उनको उतना ज़्यादा डीमोनाइज नहीं किया जाता जितना कि आरएसएस को कंटिन्यूअसली करा जा रहा है दशकों से। अभी भी हाल फिलहाल में कई जो है पॉलिटिशियंस ने डिमांड किया कि आरएसएस बैन कर देना चाहिए, और ये आरएसएस को बैन करने की जो प्रथा है, जो प्रैक्टिस है, वो नई नहीं है। थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि ऐसा क्या है आरएसएस में जो हमेशा लोगों की आंखों की किरकिरी बना रहता है। नहीं, लोगों की मत बोलिए, लोगों की नहीं है ये। अच्छा। आपके सवाल जो है उसमें दो कंपोनेंट है। एक तो है कि ये एंटी आरएसएस इमेज कैसे बना रहा, और दूसरा है आरएसएस को बैन करने का जो एक प्रथा सा बना दिया गया है, वो कहाँ से आया और अभी क्यों फिर से क्यों उभर के आ रहा है। तो इसमें मैं दो अलग अलग हिस्से में बांटूंगा मेरे जवाब का। तो पहला है ये इमेज बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज। मैंने इस किताब में लास्ट चैप्टर में मैंने दिखाया है कि आरएसएस के अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म है, जो फ्रेमवर्क है, जो उसमें जो एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है उसका, उसमें कोई नॉवेल्टी नहीं है। ये पूरा फ्रेमवर्क खड़ा करके गए थे पंडित नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू अपने टाइम पे पूरे जो जब से वो प्रधानमंत्री बने या उससे भी पहले जब इंटरिम गवर्नमेंट था, डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर थे, बट तब से उनका आरएसएस के खिलाफ जो एक पैरानोया बोल सकता हूँ, वो पैरानोया से निकल के जो जो कंप्लेंट्स आए थे, जो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने इमेजिन कर लिया था, तो उसके बेसिस पे जो फ्रेमवर्क बनाया था क्रिटिसिज्म का, विच इज मच एग्जेजरेटेड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, क्योंकि वो एक वक्त था व्हेन द रिपब्लिक इंडिया वाज बीइंग शेप्ड एंड डिफरेंट आइडियोलॉजीज वर कन्फ्रंटिंग ईच अदर। तो कांग्रेस भी कोई पार्टी तब भी नहीं था, प्लेटफॉर्म से निकल के एक पार्टी फॉर्म करने की कोशिश चल रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू कंस्ट्रक्ट द पार्टी। जब तक देयर वर स्टॉलवर्ट्स अराउंड लाइक सरदार पटेल थे, राजागोपालाचारी थे, तो तब तक थोड़ा सा दूसरे करेंट्स ऑफ थॉट्स भी था। बट जैसे सरदार पटेल के देहांत हो गया, राजागोपालाचारी क्विट कांग्रेस, बाकी सारे स्टॉलवर्ट्स जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दे क्विट कांग्रेस पार्टी, द कम्युनिस्ट्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम कांग्रेस। तो ऐसे जैसे जैसे जगह खाली होता गया और कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पॉलिटिकल पार्टी क्रिस्टलाइज होने लगा, तो पंडित नेहरू टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू रन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी। आई मीन सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, जो टंडन जी जो थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे, जब वो जीत गए इलेक्शन में, डेमोक्रेटिकली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन में जब प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, तो उनके ऊपर ये दबाव क्रिएट किया गया, ऐसा एक माहौल बनाया गया, सो दैट ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। एंड देन एज सुन एज ही रिजाइन, पंडित नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस व्हाइल ही वाज प्राइम मिनिस्टर। तो बोथ द गवर्नमेंट एंड द पार्टी मशीनरी ही हैड इट अंडर हिज कंट्रोल। तो उस टाइम पे, ऑल्दो ही वाज नॉट हैप्पी विद द कम्युनिस्ट्स, he had he was fighting a political battle, of course, and the communists were also not quite friendly to the Congress, but उनको लगा कि उनके इलेक्टोरली सबसे बड़ा जो ओपोनेंट है वो भारतीय जनसंघ था, जो आरएसएस के साथ मिलके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था।
तो वो दैट वाज हिज बिगेस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट एंड ही हैड अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद आरएसएस. द वे आरएसएस वाज स्प्रेडिंग, एक्सपैंडिंग and I mean, kind of capturing the imagination of the youth in different provinces. It was nothing in comparison to the Congress organization. तो इसमें the best commentary is, मेरा opinion की ज़रूरत ही नहीं है. Look at the trajectory of both these organizations. RSS was never a political organization, so to speak. It has delved into politics. It has got involved into politics. But it is never a political organization. It was never. इसीलिए भारतीय जनसंघ बनाया गया ताकि आरएसएस पॉलिटिक्स में नहीं आना पड़े. बट कम्युनिस्ट पार्टी वाज ऑलवेज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी नेहरू का जो अपोजिशन वो फेस करना पड़ा है. इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया गया है अनडेमोक्रेटिकली केरला में. सो ये सब भी हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी. बट कम्युनिस्ट पार्टी रोज consistently. But in the new millennium, the scenario has changed completely. तो जैसे अगर आप 1990s में देखेंगे, इस मिलेनियम का फर्स्ट डिकेड में देखेंगे, जब मनमोहन सिंह जी का सरकार था, तो कम्युनिस्ट मेंबर्स का, कम्युनिस्ट पार्टीज का कितना इन्फ्लुएंस था. करेक्ट. बट एज इफ इट वैनिश्ड ओवरनाइट. The decline in political influence was so sudden कि आज के ज़माने में जहाँ पे उनका जो बेस होता था, which was called the fortress of the Communist Party, West Bengal, it has become a target of mockery. कि है तो भैया आपके पास 0 seats, आप हो क्या? तो they have no answer. So they always put the blame on people. कि लोग हमारी बात नहीं समझ पाए. तो ऐसी बात करना ही क्यों है जो लोग समझ ना पाए. तो on the contrary, RSS has quietly worked on the ground. It has expanded its reach. It has kind of been able to reach out to the mind of the people, the emotions of the Indians. I would like to ask you exactly that कि ऐसा क्या रहा कि जब हेडगेवार जी ने आरएसएस फॉर्म की, उसका जो एक कोर डीएनए में ऐसा क्या था कि इट हैज़ कंसिस्टेंटली क्वाइटली बीन वर्किंग ऑन द ग्राउंड, कैप्चरिंग, कंटिन्यूइंग टू कैप्चर द इमेजिनेशन. एंड आई एम श्योर कि ऐसा तो है नहीं कि बगैर यूथ के को कैप्चर किए वो लोग कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं. दैट मीन्स दैट ऑल्सो शोज़ कि चाहे हम कितना भी मजाक उड़ा लें, संगी, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे, यंगस्टर्स आरएसएस से जुड़े हैं, तभी शायद उस फिलॉसफी और आइडियोलॉजी को मानते हैं. बिल्कुल. तो पर ऐसा क्या था उसकी कोर में, ऐसा क्या सेटअप किया हेडगेवार जी ने कि वो 100 साल तक इट हैज़ कंसिस्टेंटली शोन ग्रोथ, whereas similar organizations have deteriorated. इसमें ना थोड़ा सा आपको कोर आइडियोलॉजी के बारे में सोचना होगा एंड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑल्सो. ओके. आरएसएस जब फॉर्म किया गया था 1925 में, मैं फिर से कम्युनिस्ट पार्टी का कंपैरिजन ला रहा हूँ. द कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड as a ready-made ideology. Communism came as a ready-made ideology. Indian revolutionaries abroad, जो बाहर काम कर रहे थे, वो लोग आए, देश में आए, हमारे देश के अंदर जो revolutionaries हैं उन लोगों से मिले. They tried to recruit. फिर मॉस्को से पहचान कराए, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होता था वहाँ ले जाने लगे, चाहे कम्युनिस्ट अपना कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हो या सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो. तो इफ लेफ्ट विंग का जो माहौल बन गया था, एक पूरा एनवायरनमेंट बन गया था, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकली इंटेलेक्चुअल जो एनवायरनमेंट था, दैट वाज एब्सोल्युटली कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट एट दैट टाइम. और उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ, पर्टिकुलरली ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, कॉलोनाइज्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, तो वहाँ पे जो इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया कि अगर वो लोग कर सकते हैं
इतना बैकवर्ड कंट्री, तो हम क्यों नहीं कर सकते? एंड द आइडिया व्हेन स्टेटेड वेरी सिंपली इज वेरी अट्रैक्टिव, कि समाज में जो डाउन ट्रॉडन है उन लोगों को ऊपर लाना अपलिफ्ट चाहिए। करने के लिए। तो सिंपली स्टेटेड आइडिया यही है। अब जब कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जितना आप सिंपली लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उतना ही वो अट्रैक्टिव होता है। करेक्ट। तो उस टाइम पे दैट बिकेम द मोस्ट अट्रैक्टिव आइडियोलॉजी। बट दोज हु वर educated and informed about the nuances of the political ideologies, वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन नहीं हुआ, ऑल्दो सोशलिस्ट लीनिंग थे सबके। उस टाइम पे यंगस्टर्स जो थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी किसी ने ज्वाइन नहीं किया, बल्कि सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया गया था फॉर वन ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल मीटिंग्स इन मॉस्को। ही रिफ्यूज्ड। एंड जब उसके बाद जेल से घर में अपने बड़े भाई को चिट्ठी लिख रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए सबसे आसान यही रास्ता था कि मैं इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी बन जाता, और फिर उनके पैसों से आज यहाँ इस देश में, कल उस देश में लेक्चर कर करके मैं घूमता और ग्लोबल रेवोल्यूशनरी बन जाता। तो दैट इज़ द इजी रूट फॉर मी, बट आई एम हैप्पी नॉट बीइंग दैट। मुझे अपने देश के लिए काम करना है। ओके। हेडगेवर जी का जो मेन मोटिवेशन था उस टाइम पे, और वो हमेशा कांस्टेंट रहा है आरएसएस के अंदर, इट वाज टू ऑर्गेनाइज द हिंदू सोसाइटी। हिज थिंग वाज कि हिंदूज आर नॉट यूनाइटेड, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे डिविजन्स है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, इसलिए बाहर से जब कोई अटैक आता है वी आर नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड। और हम इसके चलते हमारा जो हिंदू समाज है दैट इज बीन वीकनिंग ग्रेजुअली। तो उसको रोकना है, हमें हिंदू समाज को संघ में लाना, संघबद्ध करना है। ठीक है। तो दैट इज द आइडिया ऑफ संघ। सेम आइडिया वाज स्वामी विवेकानंद, दैट हिंदूज यूनाइट। तो अब हिंदूज यूनाइट, हिंदूज को यूनाइट करना है, हिंदूज को एज ए सोसाइटी स्ट्रॉन्ग करना है। If that is presented as something regressive, I don't see how that is tenable. नहीं, बट मैं वही समझना चाह रही हूँ कि व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट एफर्ट कि ये तो हिंदुत्ववादी वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये हिंदूज के लिए ही काम कर रही है, हिंदूज को एंड हिंदू आइडेंटिटी को लेकर एक ओवर द सेवरल डेकेड्स जो है एक रिग्रेसिव अप्रोच ली गई है। कॉन्स्टेंटली उनको बताया जा रहा है कि आप प्रोग्रेसिव नहीं हो, यू नीड टू चेंज, यू नीड टू थिंक डिफरेंटली, यू नीड टू चेंज योर आउटलुक। फिर भी ऐसा क्या है कि लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संघ से जुड़ते हैं? इसका कारण ये है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। अच्छा। हमेशा से ऐसा नहीं था। जहाँ पे हिंदूज सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द, उस टाइम पे 1920s में द कम्युनल राइट्स बिकेम मैसिव, आई मीन, एंड वेरी वाइड स्प्रेड, वेरी इंटेंस एंड वेरी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो एक तो था कि दिस आर्ग्यूमेंट दैट हिंदू शुड बी यूनाइटेड। तो एक तो इसमें फोर्स जो था, पीपल हु सफर्ड दे रियलाइज द ट्रूथ ऑफ दिस। तो यहाँ जैसे जैसे यहाँ ऐसे जगहों पे दे सॉ द सब्सटेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट, एंड संघ का वहाँ पे प्रसार काफ़ी अच्छे से हुआ। चाहे वो नॉर्थ वेस्ट में हो, चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया में हो, एक ही जगह था जहाँ पे संघ could not consolidate itself was बंगाल। जबकि बंगाल में भी बहुत ज़्यादा वो था, कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स हो रहा था, बट फॉर सम रीजन, फॉर सर्टेन रीजंस, इट कुड नॉट कंसोलिडेट इटसेल्फ। बट यूनाइटेड प्रोविंस, आज का उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे आज का जो पंजाब है, पहले जो सिंध था, तो ये पाकिस्तान में जो एरियाज है, तो लाहौर, कराची, ऐसे ऐसे जगहों पे बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन बना पाई। वेस्टर्न इंडिया में बॉम्बे प्रोविंस, जो उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो था, आज का महाराष्ट्र, गुजरात, फिर सेंट्रल प्रोविंसेस, तो खैर वाज द रूट ऑफ द एरिया, द मूवमेंट। तो वहाँ पे तो था ही। सदर्न इंडिया में भी काफ़ी हद तक एक्सटेंड कर पाए अपना इन्फ्लुएंस,
बट उतना ज़्यादा नहीं जितना नॉर्दर्न इंडिया में कर पाए। तो इन डिफरेंट एरियाज स्पोरेडिक नेचर में ग्रोथ हुआ है, एंड द ओनली थिंग विच हैज़ वर्क इन फेवर ऑफ संघ, the way it has consolidated itself, is the quiet groundwork, the tenacity, the perseverance. काम करते जाओ, शाखा बनाते जाओ, कंसोलिडेट द ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा शो ऑफ की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट इज बोथ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ संघ मेरे ख्याल से, एंड दैट इज समथिंग I विच आई agree. हैव क्रिटिसाइज्ड कि मतलब expand your work, show people your work, unite them. Especially in the world where there is a lot, lot of noise, and in that noise to stand out and let people know, सिर्फ बताना कि हम क्या कर रहे हैं हाँ, वो भी जरूरी है, लेकिन हम अमूमन उनको देखते हैं कि they just do their work and move on to the that next was a job. personality trait of Dr. Hedgewar, Hedgewar. where he did not have much faith in writing resolutions, writing minutes, and जबकि आरएसएस का कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पेपर आया ही 1950 में, तो उससे तब से वो जो मीटिंग्स होने लगे उसके मिनट्स रिकॉर्ड करने लगे, तो 25 साल बाद. So that is one main reason I did not decide to write this book. Actually, Rupa Publications approached me, and I happily agreed because I always felt that there is a need to fill this gap. अच्छा बुरा की बात नहीं है, आप पहले इंफॉर्मेशन तो ढंग का पकड़ो, इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन तो आपके पास पहुंचे, देन यू अप्लाई योर जजमेंट, whether you like it or you don't like it, whether you agree or you don't agree, which parts you agree, which parts you disagree with, तो वो तो बाद की बात है, but concrete information as such recorded, it should come to you first, to the educated upper middle class जो अंग्रेजी किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं, and fortunately or unfortunately or whatever, the skew is there कि हमारे इंटेलेक्चुअल नैरेटिव दिस इंग्लिश स्पीकिंग अपर मिडिल क्लास ही सेट करते हैं. And they tried to they've clearly shied away from being an RSS person, or openly coming out as an RSS supporter. दे हैव नो सपोर्टर्स तो भूल गए, दे आर नॉट इवन फेयर, दे आर नॉट इवन ऑब्जेक्टिव. तो वो एक एंटागोनिस्टिक एटीट्यूड अप्रोच से ही शुरू करते हैं. तो ये सारे चेंज होना शुरू हुआ बहुत बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, Okay. when the RSS started setting up its affiliated organizations amongst the students. Like ABVP बनाया ABVP गया, बनाया गया and all. ट्रेड यूनियन बनाया गया, तो people were deputed, they worked they worked on ground, learned how things are worked, तब जाके ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाने शुरू किए. तो इसके बाद धीरे 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 करके आज पहुंच पा रहे हैं जहां जहां पहले पहुंचना पॉसिबल ही नहीं था. तो ये इंक्रीमेंटली, ग्रेजुअली, स्लो एंड स्टेडी, तो स्लो एंड स्टडी, इनका कोई वो रेवोल्यूशनरी वो नहीं कि हम समाज को बिल्कुल पलट देंगे, बदल देंगे, इसको डिसएनफ्रेंचाइज कर देंगे. तो जैसे लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का क्या, ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट, रूल ऑफ द प्रोलेटारिएट. तो मतलब कैसे भी सुनने में कैसे भी हो, या आप एग्री करें ना करें, बट द थिंग वाज देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ वायलेंट ओवरथ्रो. करेक्ट. आरएसएस का वैसा कोई वायलेंट ओवरथ्रो नहीं था. तो इसके वजह से this element was created very nicely by Pandit ji. Pandit ji was brilliant man, a brilliant thinker and very super intelligent. He knew what would work, what would not work. तो कि एंटी मुस्लिम जो है, एंटी मुस्लिम का एलिमेंट अगर आप खड़े कर दिए, कम्युनल, अब तो कम्युनल है, अब तो एंटी मुस्लिम है, तो होल लॉट ऑफ आवर पॉपुलेशन वुड टर्न अवे. मैं इनफैक्ट उसी पे आना चाह रही थी चंद्रचूड़, दैट ये एक गलत भ्रांति है, ये एक गलत सोच है आरएसएस को लेके कि आरएसएस दो इट स्टार्टेड एज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कि हिंदूज को कंसोलिडेट कीजिए, उनकी अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि वो साथ आएं, लेकिन आरएसएस फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो हैज़ साइजेबल मुस्लिम फॉलोअर्स, और ऐसा ये
मतलब ये सोचना कि इट्स एंटी मुस्लिम, ये जो नैरेटिव है या इसमें कुछ सच्चाई है, या हम मतलब इसको किस तरह से रीड करें कि एक ओर आप हिंदू राष्ट्र होने की बात करते हैं, एक ओर आप हिंदुओं के राइट्स और उनकी सेफ्टी की बात करते हैं, और दूसरी ओर आप एंटी मुस्लिम कहलाने में आपको आपत्ति है। इसका भी इवोल्यूशन हुआ है। हुँ, हमेशा से एक जैसा बर्ताव नहीं रहा है, एक जैसा सोच नहीं रहा है। जैसे मैंने कहा कि दैट टाइम व्हेन आरएसएस वाज फॉर्म्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। उस जमाने में एक तरफ आपका पैन इस्लामिज्म का आइडियोलॉजी वाज ग्रोइंग वेरी फास्ट। ओके। मैंने ये काफी डिटेल में ही डील किया है इस हुँ, किताब में, टू हुँ, गिव यू द बैकड्रॉप सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाई आरएसएस came up as a response to the situation, to the circumstances, कि पैन इस्लामिज्म के भारत में जो मुसलमान हैं वो खलीफा को अपना स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड के गुरु मानते हैं। सुप्रीमो मानते हैं। हुँ, जब हमारे यहाँ पे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, टॉप लेवल के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स जो बार बार एक चीज बोल रहा है कि इट्स नॉट नेशनलिटी, इट्स नॉट द रेस, इट्स नॉट द ज्योग्राफी विच डिफाइंस द मुस्लिम कम्युनिटी, इट इज द रिलीजन हुँ, विच यूनाइट्स एंड डिफाइंस द मुस्लिम कम्युनिटी। तो एक तरफ वो था। तो इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग और एनालाइजिंग द आरएसएस, यू कैनॉट इग्नोर दैट पार्ट। करेक्ट। उसका एक इम्पैक्ट तो समाज में था। हुँ, दूसरा चीज जो है बहुत कन्वीनियंटली जो किया जाता है, आज भी किया जाता है, that everything that relates to Hindu society, every conversation, every narrative that is linked to the Hindu society at a broader level is brought down on the RSS. कि हिंदू महासभा भी आरएसएस है, राम राज्य परिषद भी आरएसएस है, ये भी आरएसएस है, वो भी आरएसएस है। तो आरएसएस का जो एक इंडिविजुअल एंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी है, एक सोच है, टू टू कन्वीनियंटली इसको मिक्स किया दिया जाता है, हुँ, मिक्स कर दिया जाता है इसको, कि जो हिंदू महासभा ने कुछ कहा वेरी कन्वीनियंटली वो आरएसएस के ऊपर डाल दिया जाता है। जबकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि आरएसएस और हिंदू महासभा का बहुत ओपिनियंस सीरियस डिफरेंट रहे। डिफरेंसेस थे हाँ। ओपिनियन में, हुँ, पॉइंट्स ऑफ व्यू में। हाँ, जो लीडर्स थे वो एक साथ काम करते थे। हुँ, तो वो तो फ्रंट, जब भी कोई फ्रंट बनता है, जब भी कोई एक ब्रॉडर आउटलुक होता है या एक एक ब्रॉडर पॉलिटिकल प्रोग्राम बनता है या सोशल प्रोग्राम बनता है, डिफरेंट एलिमेंट्स कम टुगेदर हु होल्ड सिमिलर व्यूज। Before we move ahead, just a small reminder to hit the subscribe button. चलिए ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए, फिर भी आपने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या आरएसएस एज अ कोर आइडियोलॉजी अगर हिंदू कंसोलिडेशन की बात करती है तो इन अ वे एंटी मुस्लिम नहीं है? एंटी मुस्लिम नहीं है, ये कोर स्टेटमेंट है। इट्स नॉट एंटी, आरएसएस वाज नॉट फॉर्म्ड टू बी एंटी मुस्लिम। ओके। आरएसएस वाज फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसोलिडेटिंग द हिंदू सोसाइटी। ओके। हाँ, अब इसमें when you are confronting communal problems हम्म, and you are taking on certain sections of the Muslim society, हम्म, तो उसको पिकअप करके अगर आप बोलेंगे कि एंटी मुस्लिम है, then it's another matter. It's a matter of twisting the narrative. How you create the narrative. हम्म। क्या ये सच है कि आरएसएस में मुस्लिम कैंडिडेट्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आरएसएस का तो अभी तो मुस्लिम एक एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो अच्छा, तो दैट उनका अपार्ट, काम क्या है? that apart, I mean, see, I mean, that is jumping down the line, but let's deal with the problem of the independence years. जब ओके। जिस टाइम पे ये communal problem was the most acute, हम्म, most acute, कौन communal था, कौन नहीं था? The point is that मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारा जो देश का पॉलिटिक्स है, it follows a Gandhian pattern. We follow the Gandhian language of politics, ओके। which is the mainstream politics. It is not leftist or left of center or anything like that. It is Gandhian language of politics. कि on ground, भैया चाहे कुछ भी कर लो,
always talk about nice, big, lofty ideals. Don't say anything that will be held against you down the line. तो बात करो हमेशा लिबरलिज्म की, बात करो हमेशा डेमोक्रेसी की, बट don't let that stop you from being dictatorial, from being mean, from being petty or being communal. तो 1945 से लेकर जितने भी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, क्या कांग्रेस का कोई रोल नहीं था उसमें? या फिर हर जगह पे आई मीन आरएसएस वाज इक्वली स्ट्रांग एज कांग्रेस? कि कांग्रेस की लिबरलिज्म और कांग्रेस की डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दबाकर आरएसएस हर जगह पे जाके कूद के वहां पे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट बनाया? मतलब देयर कैन बी मल्टीपल वॉल्यूम्स ऑन द कम्युनल राइट्स, और उसमें कांग्रेस के लीडर्स का, लोकल लीडर्स का क्या रोल था? जब व्हेन इट सर्व देयर पर्पस दे यूज दैट, और बाद में जब वो नहीं है, अभी अभी जरूरत नहीं है, देन यू साइडलाइन देम. अच्छा, दे वर आल्सो कम्युनल माइंडेड. तो यू विल सी द क्रिटिक अगेंस्ट सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन. Purushottam Das Tandon was widely respected, hugely respected in United Provinces and all over India. But he was not a favorite of Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru चिट्ठी में, वही मैं बोल रहा हूँ कि चिट्ठी में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखे हैं टंडन जी के बारे में, बट when it comes to action, he is treating him like a regressive, पुराने जमाने की नैरो माइंडेड ओल्ड मैन, उस टाइप का है. तो जो पॉलिटिक्स के साथ हमारे एक्वेंटेड है, नेशनल पॉलिटिक्स के साथ, प्रोविंशियल पॉलिटिक्स के साथ, दे नो व्हाट रोल पुरुषोत्तम दास टंडन हैड प्लेड. ऐसे बहुत सारे हैं. सरदार पटेल को भी राइट विंग वो कराया गया है बिकॉज ही वाज लीनियंट टुवर्ड्स द आरएसएस. Sardar Patel was never lenient towards RSS. Sardar Patel was, a politician above par. So his idea was always the good cop, bad cop approach. So when Gandhiji's assassination case came on, the RSS, the blame came on RSS, and everybody was arrested. RSS was banned. Within the next few days, Sardar Patel informed Pandit Nehru that इसमें आरएसएस का कोई रोल नहीं है. देयर इज ओनली अ स्मॉल क्लिक विद इन हिंदू महासभा, एंड ही पर्सनली हेल्ड वीर सावरकर रिस्पॉन्सिबल. ही नेम्ड वीर सावरकर एज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स इन, बट आरएसएस को उन्होंने बरी कर दिया. कि आरएसएस का कोई रोल नहीं है. तो आरएसएस का क्या करे फिर? तो छोड़ तो नहीं सकते. जवाहरलाल नेहरू वुड नॉट अप्रूव दैट. तो आरएसएस के ऊपर ब्लेम ये आया कि यू हैव क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ हेट्रेड इन द कंट्री, जिसके चलते गांधी जी का असैसिनेशन हुआ. तो दैट वाज अ वेरी इंटेलिजेंटली क्राफ्टेड एलिगेशन. जिसको तो आज भी वही बात होती है ना. हाँ, तो इट कैनॉट बी प्रूव्ड, इट डिड नॉट बी प्रूव्ड, इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन. बट सिंस इट्स कमिंग फ्रॉम हिम, फ्रॉम द होम मिनिस्टर, कांग्रेस वुड फुल्ली यूटिलाइज इट. एंड तो आरएसएस को ऐसे दबाने की जो कोशिश की गई एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट गोलवलकर के व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेटल ही हैड, कि वहां से टर्न अराउंड करके पूरा रेजरेक्ट किया पूरा ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज नॉट एन इजी मैटर. इट टुक मोर देन अ डिकेड टू रेजरेक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन. एक अंडरग्राउंड चला गया है फॉर मेनी ईयर्स, कोई एक्टिविटी नहीं है. ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल टूट गया है, लिंक्स लूजन अप हो गया है. सबको समेट में आके समेट के ले आना, एक नया लीडरशिप खड़ा करना, एंड देन टू टेक इट फॉरवर्ड, इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ जोक इन दोज डेज. आरएसएस को जैसे ट्रीट किया गया था उस टाइम पे बाय अ डेमोक्रेटिक लिबरल गवर्नमेंट, आज के दिन में अगर होता, if we had social media and the kind of activist press that we have now, it would have, created a ruckus. Simply the way the farmers movement was treated by the बीजेपी गवर्नमेंट, उसके ऊपर इतना अगर हल्ला हुआ, तो आरएसएस के जैसा
पैन इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन को जैसे सप्रेस, जिस तरीके से सप्रेस किया गया था, व्हाट वुड हैव बीन द रिएक्शन? सो आई मीन वी टेंड टू लूज द पर्सपेक्टिव। तो हर चीज को हम आज की लेंस से रेट्रोग्रेसिवली जज करने की कोशिश करते हैं। Which I think you can't blame it on a regular normal individual. No, वो you cannot. हमेशा अपने आज के परिवेश को ध्यान में रखते हुए ही अपनी जो लेंस ऑफ हिस्ट्री है उसको फॉर्म करता है। बिल्कुल। आपने बात की कि गोवलकर जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा आरएसएस को वापस से रीऑर्गेनाइज करने का, टू ब्रिंग द स्कैटर्ड विच हैड गॉटन स्कैटर्ड एन ऑर्गेनाइजेशन बैक टुगेदर and strengthen it by new ideas and moving. I think with Govalkar ji what we realize is कि वहाँ से थोड़ा सा पॉलिटिक्स में एंटर होना आरएसएस का वो ज़्यादा शुरू हुआ, बिकॉज प्रॉब्ली व्हाट दे रियलाइज वाज कि जब तक आप पावर नहीं होल्ड करेंगे आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। अगर हम बहुत शॉर्ट में पूछें तो हेडगेवार की आरएसएस और गोवलकर जी की आरएसएस में क्या मेजर डिफरेंस था? देखिए, डॉक्टर हेडगेवार पास्ड अवे इन 1940। तो 1940 मीन्स उस वक्त जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट शुरू हुआ है। तो तब तक इंडिपेंडेंस और एंड रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो है वो कहीं हॉराइजन में था नहीं। तो डॉक्टर हेडगेवार के लिए द फोकस वाज वेरी सिंगल माइंडेड कि आरएसएस को स्ट्रेंथन करते रहो, एक्सपेंड करते रहो, कीप ऑन द वर्क ऑफ यूनाइटिंग द हिंदूज एज अ समाज, एंड आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। पर जिनको इंडिविजुअली फ्रीडम मूवमेंट में कोई भी मूवमेंट में अगर ज्वाइन करना है, दे आर फ्री टू डू सो। बट आरएसएस का सेंट्रल जो एक फोकस था वो बहुत स्ट्रांग फोकस था। आरएसएस वाज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एज आई सेड कि आरएसएस अपने आप को कभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना। इट हैड वन सिंगल मैंडेट कि हिंदू समाज को इकट्ठा करो। तो हेडगेवार जी का हमें समझ आता है कि प्री इंडिपेंडेंस में जो एरा में जो आरएसएस की उद्गम से लेके जो एक स्ट्रक्चर तैयार करने का रोल था वो उनका रहा। वो ह्यूजली नेशनलिस्ट थे एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल दी डिसोबीडियंस मूवमेंट्स जहाँ पे पॉसिबल था उनका इन्वॉल्व होना, लेकिन उनका कोर उद्देश्य ये था कि हिंदू समाज को हम साथ लाएं, संगठित लाएं, एंड दैट इज़ व्हाई आरएसएस वाज फॉर्म। जब गोवलकर जी ये कमान संभालते हैं, what changes happen? Obviously it's firstly हम इंडिपेंडेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस पा चुके हैं। he has a larger role because a larger responsibility on his shoulders, क्योंकि suddenly नेहरू as you mentioned अपने opponents को एक तरह से हटाने के लिए post 50 yes. हटाने के लिए he deliberately ensured कि आरएसएस को एक नेगेटिव इमेज उसके बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रमोट की जाए। गोवलकर जी का जब रोल आता है तो उनको अगर हम क्रेडिट देते हैं तो एक तो आपने अभी ये बताया कि इस चीज़ के लिए उनका ह्यूज क्रेडिट है कि रीऑर्गेनाइज्ड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज ऑलमोस्ट स्कैटरिंग। और क्या उनकी ऐसे वो थे कि गोवलकर जी को आज भी कई बार ये माना जाता है कि ही इज़ गिवन मोर क्रेडिट देन एट टाइम्स हेडगेवार जी when it comes to RSS as an organization. उनके ऐसे क्या मेजर चैलेंजेस थे जो हेडगेवार जी इवन आफ्टर बीइंग द ओरिजिनेटर ऑफ द आइडिया उनको ये नहीं वो फेस करने पड़े और इसलिए गोवलकर जी को उस चीज़ के लिए क्रेडिट दिया जाता है? आई वोंट गो इनटू एनी कंपैरेटिव अकाउंट, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ने अलग अलग टाइम जोन में काम किया है एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ those time periods were very different. तो एक तो है डॉक्टर हेडगेवार टू क्रिएट द ऑर्गेनाइजेशन, संघ को बनाना, उसको एक स्ट्रक्चर देना, उसको एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक्सपेंड करना, हर प्रोविंस में शाखा विस्तार करना, प्रचारक भेजना, टू डू द ग्राउंड वर्क। तो
even that was not easy. It was not a cakewalk. नहीं, मैं सिंपली सॉरी, आई But- थिंक आई शुड रीस्ट्रक्चर माय क्वेश्चन। मैं ये समझना चाहूँगी कि हेडगेवार जी का जो आरएसएस था, जो आपने अभी इतनी डिटेल में हमें समझाया, उसमें और गोवलकर जी के आरएसएस में क्या फ़र्क आया? कोई फर्क नहीं था. हम्म, They were the same people. They were same people. But as I said, the demands of the political atmosphere time were was different. हाँ, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 के बाद, जब नेगोशिएशन शुरू होता है फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर, उसी के टाइम से जो पाकिस्तान के लिए डिमांड शुरू हो जाता है. एज अ रिजल्ट जो कम्युनल डिवीजन जो हो बनना शुरू हो जाता है, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो एब्सोल्यूट एक डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, वेयर कांग्रेस इज अनेबल टू फेस द कैंपेन ऑफ द मुस्लिम लीग, क्योंकि वो अपने उसमें बिजी है. दे आर बिजी इन देयर ओन पॉलिटिकल इंट्रीग्स एंड कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, कितना जल्दी होगा, किसके पास पावर आएगा. आई मीन इतना दे वेंट टू द एक्सटेंट वेयर एट वन पॉइंट पंडित नेहरू सेड इन वन ऑफ हिज स्पीचेस के इंडिया वॉज नेवर पार्टीशन. इंडिया का सिर्फ कुछ एरियाज सिसीड करके निकल गए हैं बस. इंडिया इंडिया ही है, इंडिया का कोई पार्टीशन नहीं हुआ. आई मीन उससे ज्यादा व्हाइट वॉश क्या हो सकता क्या है, हो सकता बड़ा व्हाइट वॉश क्या हो सकता है. द मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज और रिफ्यूजी ट्रांसफर होने के, कांग्रेस वॉज द बिगेस्ट ओपोनेंट ऑफ सिस्टमेटिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन. दे लिव्ड इन अ फूल्स पैराडाइज के हिंदू सुरक्षित रहेंगे पाकिस्तान में और मुस्लिम्स सुरक्षित रहे हिंदुस्तान में. Second assumption was absolutely correct. Largely, the Muslims were safe and secure in India, except pockets जहाँ पे retaliatory measures में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए. But जो मैसेकर हुआ, जो millions of लोग, millions of people who came back, who had to come back, जो millions of people who chose to cross over, सब लोग जा भी नहीं पाए. ऐसा भी हुआ था कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो यात्रा शुरू कर दिया है, पहुंच गए हैं बॉर्डर पे, बट क्रॉस ओवर नहीं कर पाए हैं. देन दे कम बैक. देन द बिग क्वेश्चन बिकम्स कि इतने सारे मुस्लिम्स जो वापस आ गए हैं बॉर्डर से, जो पाकिस्तान चले जाने के लिए निकल पड़ा था, अब उनको कहाँ रिहेबिलिटेट करेंगे. तो इट वॉज अ वेरी मेसी सिचुएशन, वेरी कम्युनली चार्ज सिचुएशन. उस टाइम पे जो मतलब rather than approach the question with truth and honesty, पूरा उसको पेपर ओवर करने की एक कोशिश था कांग्रेस का. जैसे बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान से जो लाखों लोग भाग के आ रहे हैं, जान छुड़ा के आ रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं किसी भी तरह, दे आर लिविंग लाइक एनिमल्स. एटलीस्ट जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे उनको कंपनसेशन दिया गया था. जो ईस्ट पाकिस्तान से आए थे उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया था. और ईस्ट पाकिस्तान का प्रॉब्लम कई ज्यादा चलते रहे और सालों साल चलते रहे. करेक्ट. अभी भी इट्स अ प्रॉब्लम. इट्स अ प्रॉब्लम, या. सो आई मीन, सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी. जो कांग्रेस हमारे हिंदूज को जो समझाते रहे कि आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो, वी हैव बीन अश्योर्ड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट दैट यू विल बी सेफ एंड सिक्योर. एक तो वही बोल रहा हूँ ना कि एक चीज है कि ऑन द टॉप लेवल, सरफेस लेवल, एक चीज है जो आप बोल रहे हो, जो ग्राउंड पे नीचे लेवल पे जो हो रहा है, जो आप कर रहे हो, दोनों में इतना अंतर है. और हमेशा when our traditional conventional leftist Congress historians and intelligentsia, when they refer back to history or evaluate history, they always look at the upper level. Rarely do they go into the detail. कि नीचे क्या हो रहा था. आप अनाउंसमेंट्स को देखेंगे, आप चिट्ठी पत्र को देखेंगे, आप रेजोल्यूशंस को देखेंगे, बट नीचे क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड, उसको शायद ही आप कभी सामने लाके पूरा एनालिसिस में इंटीग्रेट करेंगे. वो नहीं करते हैं. सो दैट्स व्हाई वी गेट अ डिस्टॉर्टेड पिक्चर दैट एवरीथिंग वाज हंकी डोरी. पूरे दुनिया में सब कुछ साफ सुथरा था, ठीक ठाक था. ओनली आरएसएस वाज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. बाकी सब तो ठीक था. तो ये नैरेटिव जो बनाया गया, आई एम नॉट एब्सॉल्विंग एनीबडी ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब जिसने जो किया वो किया, बट देन when we are in the process of building modern India, we have to have our eyes open.
and we cannot be biased. We cannot let anybody distort history. We have to know the full facts. और एंटी मुस्लिम की जब बात आता है, when RSS, just like the Ramakrishna Mission before it, or I mean, I'm talking about the generation where of Ramakrishna's direct disciples जब तक जिंदा थे, वो लोग जब बात कर रहे थे उस टाइम का, या फिर उससे भी पीछे जाके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बंगाल रेनेसांस, उस टाइम का, when we are talking about keeping alive our ancient legacy, which is essentially what you broadly called Hindu, उसकी बात अगर आप करेंगे तो आप कम्युनल हो जाएंगे, तो क्या उसकी बात ना करें, बात ही ना करें। या फिर उसको ऐसे हेजिटेंटली ऑकवर्डली रेफर करे ताकि दूसरा कोई ऑफेंड ना हो उससे। तो कोई ऑफेंड हो जाएगा, इसके डर से हम हमारी बात ना करें, जबकि दैट इज आवर ट्रेजर, दैट इज आवर कल्चर। करेक्ट। that Hindu culture is a culture which has welcomed every stream from all over the world, कि आओ हमारे साथ एसिमिलेट हो जाओ, हम We can सिंथेसिस, coexist, हाँ। एक सिंथेसिस का प्रोसेस होगा, वी विल क्रिएट समथिंग न्यू। तो दैट इज हाउ हिंदुइज्म हैज ग्रोन, इवॉल्व्ड। ऑन द कंट्ररी, द एब्राहमिक रिलीजन्स वेयर दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर बाउंड्रीज, कि जो हम बोल रहे हैं वही सच है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आई मीन देयर इज अ ट्रेडिशनल लेफ्टिस्ट argument which has been hammered into the brain of generation after generation, कि सारे रिलीजन सिर्फ अपने आप को ही सुप्रीम दिखाता है, तुम भी तो हिंदू हो, अपने आप को ही सुप्रीम बोलोगे, just like any other Muslim who will say his religion is supreme, a Christian who will say his religion is supreme। तो जो मैं उस टाइम पे मैंने जो मतलब बाद में बहुत लेट मैंने ये सीखा था, समझा था, सीखा तो नहीं था, समझा था कि I belong to a religion which can proudly say एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। बाकी कोई रिलीजन मुझे दिखा दो ऐसे बोलते हैं, तो दैट इज माई स्ट्रेंथ, बिकॉज मैं सबको मानता हूं, मैं सबको मान सकता हूं। ये अगर मेरा ट्रेडिशन है, ये बोलने की वजह से अगर मैं कम्युनल हो जाता हूं, संघी हो जाता हूं, हिंदुत्ववादी हो जाता हूं, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट why should I be shy or ashamed of my legacy, my tradition? Because जो Muslims हैं, they are Indians only, तो सब है तो यही के, तो वहां आई मीन हाउ कैन आई बी एंटी मुस्लिम? तो थोड़ा आगे चलते हैं चंद्रचूड़, और आज के आरएसएस की बात करते हैं। भागवत जी के लीडरशिप में ये आरएसएस चल रहा है। हाउ डू यू सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू राष्ट्र इवॉल्विंग, स्पेशली जबकि आरएसएस का रोल माना जाता है कि बीजेपी में, जो कि अब अपने थर्ड टेन्योर में है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकली। दे आर इन्फ्लुएंसिंग बीजेपी अ लॉट। हमें कई बार इलेक्शंस के माध्यम से पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे आरएसएस के साथ जहाँ बीजेपी नहीं गई वहाँ लूज़ किया, जहाँ गई है वहाँ विन किया, मतलब इस तरह की भी एनालिसिस होती हैं। तो जहाँ हम देख रहे हैं कि फ्रॉम बीइंग अ वेरी सोशली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, धीरे 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 इट्स गॉन इनटू डेल्व डीपर इनटू पॉलिटिक्स। आरोप बढ़ते जा रहे हैं आरएसएस पे, आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट को लेके जो डिस्कम्फर्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। आप इस पूरी सिचुएशन में आज में भागवत के अंडर के आरएसएस को कैसे देखते हैं? एक तो जो आरोप की बात है कि आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया है, तो भारतीय जनसंघ जब बनाया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द नेशनल फेस फिगर, जो लीड कर रहे थे, जो हिंदू महासभा से रिजाइन करके आ गए थे। हिंदू महासभा से क्यों रिजाइन किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि इंडिपेंडेंस हमें मिल गया है, भारत स्वाधीन हो गए हैं, एंड अब जो सिचुएशन है, पाकिस्तान बन गया है, इसमें हिंदू महासभा का जो क्राइटेरियन है मेंबरशिप का, सिर्फ हिंदू ही मेंबर हो सकता है, अभी ऐसा रखने की जरूरत नहीं है। इट शुड ओपन मेंबरशिप फॉर एवरीवन। सावरकर डिड नॉट एग्री विद दिस प्रपोजल, तो दोनों में जो मतभेद हुआ उसके चलते
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिजाइंड। फिर रिजाइन तो कर लिया, मंत्री भी बन गए, एंड मंत्री जब तक रहे, frequently he clashed with पंडित नेहरू on several matters. इनफैक्ट उस टाइम पे अगर कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सारे ही तो कांग्रेस के थे, बट लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हिसाब से कोई अगर उभर के आता है उस टाइम पे, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुखर्जी थे। हैं। ब्रिलियंट ओरेटर, ब्रिलियंट थिंकर, एंड हु हैड दैट व्यू ऑफ नेशनल इश्यूज फॉर नेशनल प्रोग्रेस। So nobody was able to match his. I mean, there were very few actually. I won't say nobody. There were very few who could match his stature. तो वो हिंदू महासभा से निकल के आ गए, बट ही फेल्ट द नीड फॉर एन ऑल्टरनेट पॉलिटिकल पावर फॉर अगेंस्ट द कांग्रेस। तो दैट्स व्हाई द डिस्कशन स्टार्टेड, कन्वर्सेशन स्टार्टेड विद गोलवालकर जी। Golwalkar ji was not very keen on RSS being dragged into politics, but RSS के अंदर there were youngsters who were very keen on joining politics or getting into the political arena, क्योंकि आइडिया ये था कि अगर नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की काम जो चल रहा है उसमें वेरी कैटेगरिकल सोशल एंड पॉलिटिकल को अलग रखना पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉलिटिकल स्फीयर में अगर इफ वी आर नॉट एबल टू टेक आवर आइडियोलॉजी और आइडियाज, देन वहाँ पे तो बिल्कुल खाली मैदान मिल रहा है तो सरकार को, कांग्रेस सरकार को। सो द नीड फॉर एन ऑपोजिशन वाज फेल्ट बोथ बाय श्यामा प्रसाद एंड द आरएसएस। तो आरएसएस के अंदर जो वो थे, so there was intense discussion, there were proposals, there were briefs written, discussed, analyzed. फिर सावरकर श्यामा प्रसाद और गोलवालकर के बीच में काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशंस हुए, टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस हुए, बाउंड्रीज सेट हुए, एंड देन ओनली भारतीय जनसंघ केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि भारतीय जनसंघ with an English name was set up by Shama Prasad in Kolkata before the national BJS was formed. तो ये जो फॉर्म हुआ जैसे BJS, the workforce, not the cadre base, but the think tank, the organizational force, they were all from RSS. तो 51 से ही तो RSS का एक इन्वॉल्वमेंट आ गया है इसमें पॉलिटिक्स में। So that is nothing new. That is known. I mean, and there is nothing to be surprised about it. There is nothing to hide. And ये बढ़ता गया जैसे, एंड नेचुरली ये बढ़ता गया। बट जैसे भारतीय जनसंघ एक्सपैंड करते गए, भारतीय जनसंघ जैसे चेंज करके मेकओवर करके भारतीय जनता पार्टी बन गए, तो नॉन आरएसएस एलिमेंट्स भी आने लगे। जैसे कोई भी पार्टी अगर एक्सपैंड कर रहे हैं, उसका नया सपोर्टर्स, नए वर्कर्स, नए कैडर्स जहां से आएंगे वो तो दूसरे पार्टी से ही आएंगे ना। करेक्ट। अदरवाइज एक्सपेंशन तो पॉसिबल नहीं है। सब सारे मेंबर्स सिर्फ संघ के होंगे, प्रचारक होंगे, सदस्य होंगे, ऐसा तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे इसको भी जगह देना पड़ा। सो देयर हैव बीन इन्यूमरेबल इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, पॉलिसीज कि सरकार क्या करना चाहते हैं, आरएसएस इज नॉट इन एग्रीमेंट विद दैट। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत सारे हुए, ये हमें वाजपेयी जी के टाइम पे भी देखने को मिला है, उससे पहले जब जनता सरकार आए थे उस टाइम पे भी देखने को मिला है। दैट इज नथिंग न्यू एंड दैट्स हाउ अ डेमोक्रेसी वर्क्स। तो ऐसा संघ ने कभी, मैंने तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं देखा कि संघ ने एजेंडा सेट कर दिया कि ये करना होगा एंड इसके बाहर जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली दे हैव देयर रिकमेंडेशंस, दे हैव देयर आइडियाज। और क्योंकि एक पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता संघ से आए हुए हैं, उनका सोच भी वैसा है। दे विल ऑब्वियसली वांट दैट दोज थॉट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फॉर्म्स ऑफ पॉलिसीज। इट्स अ नेचुरल एक्सटेंशन। तो उसमें इतना हैरान होने की क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होके ही पॉलिसीज बनते हैं। अब कोई अगर संघ को छोड़ दीजिए, आप कम्युनिस्ट पार्टी को फिर से ले लीजिए। इफ एवरीथिंग वाज सो नाइस, डेमोक्रेटिक एंड यूनिफॉर्म विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसा सैकड़ों टुकड़े कैसे बन गए? मतलब सीपीआई से लेकर सीपीआईएम बने,
अब एम के पीछे एम लगते गए, एम के पीछे एल लगते गए, एल के पीछे एल लगते गए, उसके पीछे सी लगते गए। अगर सब कुछ ही इतना हंकी डोरी था, इतना सब यूनिफॉर्मिटी था, व्हाई डिड इट स्प्लिट इनटू सो मेनी डिफरेंट स्मॉल पार्टीज? और इफ दैट वाज द सुप्रीम, तो फिर जैसे दूसरे लेफ्टिस्ट पार्टीज, उनकी क्या जरूरत थी? करेक्ट. That is how, because that is how democracy works. You have divergence of opinion. सब बात करके you reach a conclusion, an agreement, and then you work upon it. ये वाजपेयी सरकार जब पहली बार एनडीए बने, मतलब दूसरे पार्टीज को साथ लेके सरकार बनाए, तब भी हमने देखा है अपने कोर एजेंडा जो था, कोर एजेंडा को साइड में रखा, सो दैट दे कैन हैव अ नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, यू वांट टू बी सिनिकल एंड यू वांट टू लैम्पोन, यू कैन डू दैट, यू हैव द फ्रीडम टू डू दैट, बट इट डजंट मेक सेंस। ताकि आई मीन जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं एंड burdened by the allegations of corruption, he meekly refers to coalition dharma, then it is liberal and democratic. But वही चीज कोई अगर दूसरे कैंप में बोले, तो that becomes hypocrisy. तो ये तो कोई एनालिसिस नहीं हो ना, दिस इज पॉलिटिकल सिनिसिज्म एंड पॉलिटिकल आई मीन कन्वीनियंस, narrative of convenience. So see, I am not defending RSS or I am not defending BJP. I don't hold brief for them, but as an observer of politics, I find this hypocrisy not only amusing, but I think it's detrimental to our political culture. It brings, it sustains this level of hypocrisy. हाँ, but ये है कि the influence of RSS might have increased in Modi ji's time, because more RSS functionaries have been appointed in key positions and all, but that has not changed the nature of the party. The BJP has not become an RSS, a full extension, complete extension of RSS. BJP still has non-RSS elements, and that's why in 2024, before the 2024 election, we saw the conflict between BJP and RSS. And I think it's a very healthy sign of democracy. So, you can twist any fact according to your narrative to suit your narrative. But तो आपका क्या मानना है कि RSS still continues strongly with the Hindu consolidation ideology? Absolutely, I have not seen it diverge in any way. And it is not anti-Muslim also? It with its own core idea of See, RSS का एक एंटी मुस्लिम मैं नहीं बोलूँगा, RSS का एक वो है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन द इशू ऑफ माइनॉरिटीज। एक डिस्कम्फर्ट तो है, but that is only limited to the extent of managing societal conflict on the basis of religion. When you say Hindus, just like Hindus are not a monolithic organization or society, हजारों components हैं इसमें, the same with Muslims. So there are different types of Muslims, and आज की ज़माने में when you are talking about Hindus and Muslims and in the context of geopolitics, तो आपको ये भी दिमाग में रखना होगा कि इंडिया इज नॉट एन आइसोलेटेड पॉकेट जहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिक्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता है। सो वी हैव सीन सस्टेन्ड टेररिस्ट अटैक्स फ्रॉम द 1990s स्टार्टिंग विद कश्मीर, एंड जो बांग्लादेश में हमें देखने को मिला है, मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, आर यू क्लेमिंग दैट उसका कोई इन्फ्लुएंस इंडिया में नहीं है? तो जो कन्फ्रंटेशंस होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, रायट्स होते हैं, वहाँ के कोई फॉरेन हैंड नहीं है। जो इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पे कोई फॉरेन हैंड नहीं है। सो यू कैनॉट सडनली टेक अ डिबेट टू एन एब्स्ट्रैक्ट थियोरिटिकल लेवल। जब भी आप उसको ग्राउंड लेवल के साथ लिंक करके देखेंगे, यू हैव टू टेक स्टॉक ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। और वहाँ पे RSS itself, as I said, that discomfort तो है, both with the minority question and with the concept of Hindu Rashtra. Hindu Rashtra मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक my personal opinion, is an unnecessary distraction. Because and काफ़ी हद तक उसको मैनेज इसलिए किया है because RSS has taken a more realistic approach, a realistic stand that Hindu Rashtra means, if you look at Bharat,
The और उसके ancient 5,000 times. 6,000 पुराना जो इतिहास है, तो उसको अगर आप लेंगे तो राष्ट्र एज अ कल्चरल एंटिटी एंड राज्य एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, टू आर डिफरेंट थिंग्स. Hmm. हिंदू मतलब हमारा हिंदू कल्चर डज नॉट मेक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिंदूज. It is still a multicultural government which represents the entire diversity in in race, religion, every aspect. Right. So that is not going to change, and that should not change. That should not ever change, and that is not going to change. So I think ये थोड़ा sticky ground है, and but to a large extent, I think the Sangh has reached a very reasonable uh, stage where it has accepted that the two are different issues. एक तो है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है, जैसे उसको जबरदस्ती ये सेक्युलर एंड सोशलिस्ट डाल के डिस्टॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. दैट इज अनवारंटेड, दैट इज अनवांटेड एंड शुड बी अपोज्ड. सिमिलरली उसको कोई एक रिलीजियस एक आइडेंटिटी देने की भी कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज दैट ऑलरेडी रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं, हमारे कल्चरल आइडेंटिटी है, which has its own history and that nobody can change, nobody can deny. Right. So that itself is Hindu. And that going forward, RSS says that everything that happens here or has happened here is Hindu. Because, I mean, that is an extenuated argument which one might choose to agree with, debate with and disagree with. कि हमारे क्योंकि हिंदुस्तान है तो सब कुछ हिंदू है. I don't want to go into that nitty-gritty right now. That will be distraction. We can take that later. But anti-Muslim, I haven't seen RSS taking any anti-Muslim. RSS is as much anti-Muslim as Congress is anti-Muslim, as CPM is anti-Muslim, or pro-Muslim as much as CPM. If I have to paint RSS as anti-Muslim, then I have to paint Congress as CPM anti-Muslim and also everybody. and pro-Muslim also. They are always doing the balancing act. यहाँ पे कुछ खेल दिया, वहाँ पे कुछ दूसरा खेल दिया. सेम विद द लेफ्टिस्ट पार्टीज ऑल्सो. आई मीन द लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी जिसको लेके इतना बड़ा वो चल रहा है, टू इश्यूज जिसको लेके इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है. नंबर वन इन बंगाल पर्टिकुलरली is about the reservation for the other backward castes. Correct. Where just before it was thrown out of power, the communist government included a lot of Muslim communities just to keep their vote bank intact. So if that is not communalism, then what is? That is not Leninism, certainly not Marxism. So that is pure, absolutely pure, unadulterated communalism. But then because it is CPIM, it will never admit it. Then the issue, the controversy over Waqf, the reform that is going on, the voices in favor, the voices against it. So where does Congress stand? I mean, if certain Congress MPs take a different stand, should we call them communalists or should we call them appeasers or anti-Muslim? तो इट्स अ वेरी फ्लूइड एरिया. इसको लेके एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एंटी मुस्लिम लेबल कर देना कैन सर्व पॉलिटिकल पर्पस, बट इट डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रूथ. Thank you very much, Chandrachud. I mean, I do agree that after reading your book, there were a lot of myths that were busted for me, because as a general audience हम सबको वही सुनने को और जानने को मिलता है जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं. और जो आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया, आई थिंक लिटरेचर वाइज आरएसएस हैज़ ऑलवेज बीन वीक. तो वो अपनी जो इतना मैसिव वर्क कर रहे हैं उसके बारे में, उनके बारे में कहीं लिखा नहीं जाता. वो क्या कर रहे हैं ग्राउंड पे, इट इज ओनली इन द लास्ट फ्यू इयर्स कि इतने सारे किताबें बाहर आ रहे हैं फ्रॉम द आरएसएस कैंप इन इंग्लिश, व्हिच इज more accessible to the but absolutely, and I do hope that more and more people read this book, Many Shades of Saffron, and welcome to the Sanghi Club. But thank you very much for making time. Thank you, my pleasure. Every civilization has stories worth remembering. If you want to be part of reclaiming the Indic narrative, subscribe to this podcast right now and share it with those who value our heritage.